सो वेलकम फ्रेंड्स। और आज है हमारी थर्ड क्लास मैकेनिक्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था सेंटर ऑफ मास की डिस्कशन से। हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़े थे, इनका लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है ये देखा था। और फिर उसके बाद हमने मोशन ऑफ सेंटर मास के बारे में काफ़ी बात करी थी। मोशन ऑफ सेंटर मास में हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला था। एक्सेलरेशन के बाद हमने देखा था टोटल लीनियर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जो हमने देखा था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कंजर्व होता है। तो ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जाके ज़रूर देखिए, उसके बाद आज की वीडियो स्टार्ट कीजिए। नाउ आज हम देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स और रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट। नाउ रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से पढ़ने से पहले हम देखेंगे टू पार्टिकल सिस्टम को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है पार्टिकल M1, ये है पार्टिकल M2। एक रेफरेंस फ्रेम रख रखी है, इन दोनों का M1 और M2 का सेंटर ऑफ मास कंसिडर किया इस पॉइंट पे, जो है हमने C लिया। दिस C इज सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो है कैपिटल R, और M1 का है स्मॉल r1, M2 का है स्मॉल r2। हमने ये देखा था कि पोजीशन वेक्टर r का किस तरीके से हम लिख सकते हैं, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ इफ सेंटर ऑफ मास लाइज एट दी ओरिजिन, अगर हम इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे लिया है तो क्या हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा। तो r बराबर 0 मतलब ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम हो गई। नाउ अब अगर हम आगे देखें तो इसमें है कि सो m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल्स टू 0, और m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू माइनस r2 अपॉन r1। अब ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि हैवियर द मास नियर टू सेंटर ऑफ मास, अगर जितना पार्टिकल हैवी होगा, अगर मान लेते हैं ये पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, ये 5 kg का है, ये 1 kg का है, तो ये इक्वेशन या ये जो हमको एक्सप्रेशन ये बताता है रेशियो कि जितना ज़्यादा मास होगा जिस बॉडी की तरफ, तो उसी तरफ हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, ये हम सिंपल सी बात है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन एंड रिड्यूस्ड मास। नाउ हमने कंसिडर किया एक रेफरेंस फ्रेम जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 r2, m1 m2 का पोजीशन वेक्टर r1 r2। नाउ अगर दो पार्टिकल्स हैं तो वो दोनों पार्टिकल्स के समझ लिए या बॉडी के लिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये रही हमारी रेफरेंस फ्रेम, m1 की r1 पोजीशन वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर r2, इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा जिसको हम ले लेंगे r12। ये क्या हो जाएगा, r12। ठीक है, नाउ m1 अप्लाई सम फोर्स ऑन m2, m2 अप्लाई सम फोर्स ऑन m1। देखिए, अगर F12 मतलब फोर्स ऑफ पार्टिकल 1 टू पार्टिकल 2, पहले का दूसरे पर फोर्स, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसका हम मास लेते हैं, ये बात ध्यान से देखिएगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जिस पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हैं उसका मास यूज होगा, ना कि जिससे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो F12 इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे, d2 r बाय dt स्क्वायर, और r क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो r क्या लिख देंगे हम, 1 2। देखिए r12 सॉरी r1 लिखेंगे, यहाँ पे हम r1 लिखेंगे। यहाँ पे ओरिजिन से m1 की डिस्टेंस कितनी है, r1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन वेक्टर r1। ये देखिए r1। सिमिलरली F21 क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा m1 d2 r2 बाय dt स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अब F21 है और F12 है, F21 के नीचे अगर m1 भेज दिया तो यहाँ पे जाएगा d2 r1 बाय dt स्क्वायर, और F12 अपॉन m2 हो जाएगा d2 r2 बाय dt स्क्वायर। हमने देखा था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r12। तो r12 को कैसे लिख सकते हैं हम, दोनों के कोई भी डिस्टेंस फॉर्मूला है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, r12 इज इक्वल्स टू r2 माइनस r1, ये लिख सकते हैं r2 माइनस r1।
अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ डबल टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d2r12 बाय डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ R12 क्या हो जाएगा, d2r2 बाय डी टी स्क्वायर माइनस d2r1 बाय डी टी स्क्वायर। देखिए ये एक्सप्रेशन हमने ऊपर मिला है कि नहीं, ये मिला है और ये मिला है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो ये बन जाएगा F12 अपॉन M2 माइनस F21 अपॉन M1। नाउ अगर दोनों हम देख सकते हैं कि जो F12 जो फोर्स लग रहा है M1 का M2 पर, और F21 जो फोर्स लग रहा है 2 का 1 के ऊपर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट्स। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। थर्ड लॉ, अगर जितना M1 इस पे लगा रहा है तो जाहिर सी बात है M2 भी इतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, इसको यहाँ कर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस साइन हो जाएगा प्लस साइन, F12 प्लस F12 अपॉन M1, F12 कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2, एलसीएम लिया, M1 प्लस M2 लिया और F12 अपॉन म्यू आया। अब ये म्यू क्या है, ये म्यू ही है हमारे पास रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है हमारे पास में, म्यू है हमारे पास में रिड्यूस्ड मास। मैं पेंसिल का यूज़ करता हूँ, हमारे पास में आया है F12 इजिकल, इधर तो है सेम d2r12 बाय डी टी स्क्वायर, F12 M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2, तो ये मिल जाता है F12 अपॉन म्यू। इसका मतलब क्या है, म्यू इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सप्रेशन एम म्यू का, और म्यू ही हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। तो टू पार्टिकल सिस्टम और रिड्यूस्ड मास हमको क्या बताता है कि अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उस दो पार्टिकल प्रॉब्लम को हम सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मास होगा रिड्यूस्ड मास, इसका मास होगा रिड्यूस्ड मास है। Relative motion of two particles is equals to equivalent to one particle whose mass is equals to the reduced mass। तो टू बॉडी प्रॉब्लम हमने किसमें चेंज कर दी, वन बॉडी प्रॉब्लम में। तो इतना कॉन्सेप्ट है रिड्यूस्ड मास का। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है हम जो पढ़ेंगे लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। नाउ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो ओरिजिन होता है जिस रेफरेंस फ्रेम का, अगर उस ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास पड़ा हो सिस्टम का, देखिए अगर ओरिजिन है और ओरिजिन के ऊपर इस ओरिजिन के ऊपर सेंटर ऑफ मास रखा हुआ हो, तो इस फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आती है। नाउ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम इज ऑलवेज एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास ही अगर ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है तो वो हमेशा रेस्ट में होता है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो, इसलिए हम इसको जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम कैसे आया, अगर प्रूव करना पूछ लिया जाए तो वो भी हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, तो अगली चीज़ आती है, ये तो हमने पढ़ ली सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। अब आता है कोलिजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया। तो प्लीज़ आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अब यहाँ से ध्यान से देखिए। कोलिजन का मतलब होता है कि टू बॉडीज अप्रोच ईच अदर मे और मे नॉट टच ईच अदर बट इन्फ्लुएंस ईच अदर। मतलब कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि दो बॉडीज हैं उनकी टक्कर वास्तव में टक्कर हो, जैसे कि फिजिकली टच हो वो दोनों पार्टिकल्स, ये ज़रूरी नहीं होता, या दो बॉडीज़ फिजिकली इंटरेक्ट करें ये ज़रूरी नहीं होता। वो बॉडीज़ आपस में अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, और अप्रोच करने के दौरान वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर दें, या फिर उनकी मोशन को इन्फ्लुएंस कर दे, उनकी वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाए, उनके मोमेंटम में चेंज आ जाए, उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मोमेंट कोलिशन। ठीक है, और कोलिजन में हमेशा टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। अब कोलिजन का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग इज टाइप ऑफ कोलिजन इन विच नेचर ऑफ पार्टिकल्स डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो स्कैटरिंग के बाद भी वो रहेगा इलेक्ट्रॉन ही। ठीक है, या फिर अगर कोई प्रोटॉन है तो वो स्कैटरिंग के बाद भी प्रोटॉन ही रहेगा। अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद भी अल्फा पार्टिकल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये देखा है, आगे जब हम डिस्कशन में करेंगे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर होने के बाद भी अल्फा पार्टिकल ही रहते हैं। तो ऐसा कोलिजन जिसमें पार्टिकल्स का नेचर चेंज नहीं होता वो स्कैटरिंग होती है। ठीक है, नाउ कोलिजन आर ऑफ
टू टाइप्स, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। देखिए टोटल मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा ही, कोलिजन के डिफरेंसेस किसके बेस पर होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, देखिए कोलिजन का टाइप डिपेंड करता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो आप अगर डेफिनेशन रटने जाएंगे कि इलास्टिक में कंजर्व होता है या नहीं होता मोमेंटम, या इन इलास्टिक में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है या नहीं होता, देखिए कंजर्व तो हमेशा ही रहेगा। कोलिजन में मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। जो चीज़ कंजर्व होती है या नहीं होती वो है डिस्कशन की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है या नहीं होती इसके ऊपर है, अगर कंजर्व हो रही है या नहीं हो रही है तो उस कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन, और अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती तो वो हो जाता है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में भी काफ़ी टाइप्स हैं, 1D इलास्टिक कोलिजन, 2D इलास्टिक कोलिजन, 1D इन इलास्टिक कोलिजन, 2D इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से इसकी आगे डिस्कशन देखते हैं। देखिए इलास्टिक कोलिजन में ये है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, मतलब वो कंजर्व हो रही है। काइनेटिक एनर्जी प्लस मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। ठीक है, नाउ लेट अस टेक टू पार्टिकल्स m1 और m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों इस वेलोसिटी पे चल रहे हैं बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के टाइम दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट किया उन्होंने, m1 और m2, फिर उसके बाद m1 चलने लगा v1 वेलोसिटी से, m2 चलने लगा v2 वेलोसिटी से। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ तक। तो ये चीज़ होती है इलास्टिक कोलिजन में। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स स्टिक परमानेंटली टुगेदर ऑन इम्पैक्ट एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। देखिए इनइलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, m1 m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 u2 है, अगर ये दोनों कोलाइड हो गए तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये हमेशा एक दूसरे के स्टिक हो जाते हैं और सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। अब दोनों स्टिक हो गए तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये m1 m2, ये दोनों बन जाएंगे m1 m2, ये तो एक ही एंटिटी बन जाएंगे, और ये मूव करेगा v वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी एक ही हो जाएगी v। तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2v। ये चीज़ समझ आई आपको। देखिए ये चीज़ क्या हुई है, दोनों का मास हमने जोड़ के लिखा है, क्यों, क्योंकि दोनों पार्टिकल स्टिक हो गए हैं। कौन सी कोलिजन की बात हो रही है, इनइलास्टिक कोलिजन की, दोनों जुड़ गए और एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी ये हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल्स 1/2 m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्व नहीं फॉलो, ये फॉलो नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट फॉलोड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब देखिए अब हम करेंगे इसका एनालिसिस ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इन लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सबसे पहला हम लेंगे 1D इलास्टिक कोलिजन। अब इन लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम देखेंगे ये चीज़ें हमारे पास m1 m2 u1 u2 v1 v2, इनिशियल वेलोसिटी इज u1 u2, वेलोसिटी v1 v2, ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। अब इसके आगे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, देखिए सॉल्व करता हूँ, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर की पार्ट है, नीचे का पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल्स टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अगर m1 m1 टर्म एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू m2, एक साथ लेने तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन थी LCE, और LCM क्या था हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अगेन हम m1 की टर्म्स एक साथ लिखेंगे, u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस u2। ठीक है, v2 माइनस u2। अब ये इक्वेशन आ गई सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करके क्या देखते हैं, हमको क्या मिलता है, ये देखिए मैंने कर रखा है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमको। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसका स्क्वायर खुलेगा तो प्लस u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस की टर्म यहाँ पे माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट v2 माइनस v1। देखिए ये क्या आया हमारे पास में, u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस v2, u2 प्लस v2। ठीक है, तो अब इसको इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू माइनस, या u2 माइनस u1 लिख सकते हैं इसको, या माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास में, माइनस नहीं सॉरी प्लस v2 माइनस v1। अगर नेगेटिव साइन चेंज करें तो हमारे पास मिल जाएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस v2 माइनस v1। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो रिलेटिव चेंज है और फाइनल वेलोसिटी का रिलेटिव चेंज है, ये आ जाता है नेगेटिव साइन में, यही हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब कुल मिला के रिलेटिव वेलोसिटी जो है इनिशियल और फाइनल, उनका साइंस क्या हो जाता है, चेंज, और डायरेक्शन हो जाती है रिवर्स। ठीक है, अगर u2 किसी वेलोसिटी से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी रिवर्स, और u1 जिसकी वेलोसिटी है m1 की, वो जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ठीक है, यही यहाँ पे पता रखा है। अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, v1 और v2, हम निकालेंगे v1 और v2। देखिए u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू माइनस v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी का अगर एक्सप्रेशन निकालें यहाँ से तो v1, ये प्लस v1 है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस v2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस v2, तो u2 माइनस u1 प्लस v2। ठीक है, और v2 की वैल्यू क्या निकालेगी हमारे यहाँ से, v2 की वैल्यू निकलेगी यहाँ से माइनस v2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस v2। v2 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। ठीक है, v2 इधर आ गया, u1 माइनस u2 और ये प्लस v1 एज इट इज। ठीक है, अब इस v1 और v2 के एक्सप्रेशन को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम के एक्सप्रेशन में यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को मोमेंटम में सब्स्टिट्यूट करी, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वी गेट m1 u1 माइनस v2 माइनस u2। देखिए यहाँ पर u1 की जगह v1 की जगह हमने लिखा ये, तो माइनस v1 हो जाएगा, तो m1 u1 एज इट इज, फिर ये v1 का एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। इसको सेम रखना है RHS को। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको यहाँ पर, प्लीज़ आप भी साथ के साथ करते जाइए। m1 एक्सप्रेशन था हमारे पास में u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, अब देखिए इस v1 को यहाँ से हमने रखा m1 u1 माइनस v1 की वैल्यू u2 प्लस u1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। अगर हम ओपन करेंगे तो बन जाएगा m1 u1 माइनस m1 u2 प्लस m1 u1 माइनस m1 v2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये तो 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 m1 u1 माइनस m1 u2 माइनस m1 v2 इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, ये आ गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2m1 v1 यहाँ तक ले आए हम, इसके बाद क्या करना है, 2m1 u1 माइनस, अब m1 की टर्म्स यहाँ से हमने लिख दी, इसको पहले लिख दिया m1 u2 प्लस m2 u2, m2 प्लस m1 v2 बन जाएगा। देखिए सिंपल ट्रांसपोजिशन है ये। नाउ यहाँ से हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैल्यू किसकी निकालनी है, v2 की।
तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, V2 की वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये कैसे आई देखिए मैं बताता हूँ। हमको निकालनी है V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, V2 वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे हम, V2 वाले टर्म्स एक साथ, 2m1u1 माइनस m1v2 माइनस m1u2, ठीक है। देखिए यही चलता जा रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू m2v2 माइनस m2u2, ठीक है। नाउ this u2 comes here, we get 2m1u1 minus m1u2 plus m2u2. So 2m1u1 minus m2u2 plus m2u2 is equals to m2v2 प्लस m1v2। इनको फाइंड करना था v2। देखिए m1 प्लस m2, v2 इधर लिख दिया, इधर ये सेम टर्म्स 2m1, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, m1u1 माइनस m1u2 प्लस m2u2, ठीक है। तो v2 आ जाएगा, m1 प्लस m2 कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। m1 प्लस m2 अगर नीचे चले गया तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा एक्सप्रेशन फाइनल 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आ जाएगा u1 और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे मिलके, u2 अगर कॉमन आ जाएगा यहाँ से u2 कॉमन, तो क्या बन जाएगा अंदर m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया है v2 का। सिमिलरली हम निकाल देंगे v1 का एक्सप्रेशन, ये यहाँ पे बस ये u1 और u2 को चेंज करना है हमको, बाकी सब सेम रखेंगे। तो 2 यहाँ पे v2 था, यहाँ पे क्या हुआ u1, तो यहाँ पे v2 है, यहाँ पे क्या है m1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m2, u1 की जगह आ जाएगा u2 और नीचे डिनोमिनेटर सेम m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस था, नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन, m2 माइनस m1 क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2। बस सारी टर्म्स को आपको उल्टा करके लिखना है, डिनोमिनेटर सेम, u2 की जगह u1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में एक्सप्रेशन v1 और v2 का, ठीक है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, स्पेशल केसेस जब हम पढ़ेंगे तो स्पेशल केसेस में हमारे पास में ये है, देखिए स्पेशल केसेस ये कहते हैं केस 1, m1 और m2 जब इक्वल हैं, तो m1 m2 अगर इक्वल हैं इस इक्वेशन में हम रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे को मिल जाएगा v2 इज इक्वल्स टू u1, v2 इज इक्वल्स टू u1 और v1 इज इक्वल्स टू u2। मतलब जो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो सेकंड पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी, और जो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इंटरचेंजिंग ऑफ वेलोसिटीज ऑन कोलिजन, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है हमारे पास, हमारे पास में इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन में, ठीक है। केस 2 अगर देखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेकंड पार्टिकल की 0 है, मतलब अगर सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, सेकंड पार्टिकल हमारा क्या है, सेकंड पार्टिकल रेस्ट में है, ये m1 ये m2 ये चल रहा है u1, ये u2 0 है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा v2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1, क्योंकि u2 वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। और अगर हम देखें तो दो पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो u2 v2 इज इक्वल्स टू u1 और v1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी वही जैसे ये है, इसी का केस ये है कि जो सेकंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी जो कि क्या थी 0, वो फाइनल फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, वो क्या आ जाएगी ये। इसी तरीके से ये केस है, अगर सेकंड पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी है फर्स्ट पार्टिकल से, तो v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ u1, ठीक है। और v2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि u2 इक्वल्स टू 0 था, v2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल अगर सेकंड पार्टिकल से बड़ा है और u2 अगर 0 है, तो क्या जैसे इसका मतलब क्या है, सेकंड पार्टिकल ये फर्स्ट पार्टिकल ये बहुत बड़ा है इससे, और ये क्या है रेस्ट में, तो इसके बाद ही हो जाएगा
कि जो फर्स्ट पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी थी वो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी के उल्टा हो जाएगा, मतलब इससे टक्कर खा के उल्टी डायरेक्शन में चले जाएगा, ये यहीं रहेगा। फाइनल वेलोसिटी देखिए यू v2 की भी क्या है, जीरो, मतलब ये बड़ा पार्टिकल सेम टू सेम पोजीशन पे रहा है, जीरो ही रहा। अब देखिए अगर v1 इज इक्वल टू u1 है, यहाँ पे m1 बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा है, और u2 क्या है, रेस्ट पर है, जीरो है, ये है हमारे पास m1। ये अगर इससे टक्कर करेगा तो क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1, मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। अगर ये u1 है तो ये v1 वेलोसिटी से चलेगा और u1 v1 क्या है, इक्वल है। लेकिन u2 का क्या हो जाएगा, u2 का जो v2 निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ u1, इससे इस बड़े पार्टिकल की वेलोसिटी से डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें याद रखनी है, इक्वेशन याद रखनी है, उसके बाद आप केसेस आप खुद डिराइव कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं 1D कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जो RC होता है, हमने देखा पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अगर डिफरेंशिएट किया तो vc निकल जाएगा, vc क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 इन सी फ्रेम, देखिए हम ये वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले वहाँ पे हमने भी वेलोसिटी कैलकुलेट करी और अब यहाँ पर भी वेलोसिटी, लैब फ्रेम में भी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की और सी फ्रेम में भी हम ये कैलकुलेट करेंगे। u1 डैश जो है, u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस vc, ये कैसे आया, अब देखिए ये ऐसे आया कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये पार्टिकल है m1, ठीक है, एक पार्टिकल है m2। नाउ ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी से, नीचे हमने बना दी है एक सेंटर ऑफ लैब की फ्रेम, ये लैब के अकॉर्डिंग u1 वेलोसिटी से, ये लैब के अकॉर्डिंग u2 वेलोसिटी से, और u2 वेलोसिटी को हमने फॉर सिंप्लीफिकेशन मान लिया है जीरो। ठीक है, यहाँ पे लैब फ्रेम में एक आदमी खड़ा है, ये इसके लिए वेलोसिटीज हैं u1 और u2। अब देखिए कोई भी चीज़, और m1 m2 का हम सेंटर ऑफ मास का मान लेते हैं, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। अब देखिए कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है तो उससे सामने वाली चीज़ अगर रेस्ट पे होती है तो वो उसके अगेंस्ट आती हुई हमको दिखती है। जैसे हम गाड़ी में चल रहे होते हैं तो जो पेड़ आते हैं रोड के साइड में वो हमारी तरफ आते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि ये होने वाला है। अब सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे भी एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास पे जो आदमी खड़ा है और सेंटर ऑफ मास भी किस वेलोसिटी से चल रहा है, v/cm, हमने देखा। तो ये इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, v/cm की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और m2 क्या है, जीरो। अब इस सेंटर ऑफ मास के लिए ये खुद जो बंदा खड़ा है ये तो रेस्ट में होगा, ठीक है, तो समझ पा रहे हैं हम। इसके लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। लेकिन इसके लिए इस m2 जो ऑलरेडी रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये इसको इस तरफ आते हुए दिखेगा। वही बात है, हम अगर कार में चल रहे हैं तो जो पेड़ है वो हमारे अगेंस्ट आते हुए दिखते हैं, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस v/cm। अगर इस रेफरेंस फ्रेम से देखें, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम से अगर हम देखें, ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में मैंने कंसिडर कर ली, तो इस रेफरेंस फ्रेम में m1 की भी वेलोसिटी चेंज होगी और m2 की भी वेलोसिटी चेंज होगी। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये लैब फ्रेम है, देखिए लैब फ्रेम के लिए u1 u2 था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए क्या लिखेंगे हम, u1 डैश, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, u1 तो जा रहा है इस डायरेक्शन में और ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टी डायरेक्शन में, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस v/cm। यही चीज़ हमने यहाँ पे कर रखी है, ये चीज़ यहाँ पे समझा रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 इन सी फ्रेम इज u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस vc। अब वही सेम मैथमेटिक्स है, vc की वैल्यू अब यहाँ से इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद जो कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा,
m2 u1 माइनस m2 u2 हो जाएगा, m2 कॉमन आ जाएगा, u1 डैश की वैल्यू आ जाएगी m2 u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली u2 डैश, इसमें हमको ये देखना है जहाँ पे m2 है उसको जगह m1 लगा दो, u1 है u2 लगा दो। सिमिलरली u2 डैश का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टोटल मोमेंटम इन सी फ्रेम इज कंजर्व। हमने देखा है कि टोटल मोमेंटम सी फ्रेम में क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कौन सी रेफरेंस फ्रेम होती है, जीरो मोमेंटम रेफरेंस है, जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो m1 u1 डैश इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से u2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस m1 बाई m2 u1 डैश आफ्टर कोलिजन। ये भी पार्टिकल v1 डैश v2 डैश है। ठीक है, तो यहाँ से v2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस m1 बाई m2 v1 डैश। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। वापस सेम प्रोसेस है, सिमिलर प्रोसेस है जैसे हमने पिछली बार किया था। यहाँ पे u2 डैश की वैल्यू हमको पुट करनी है। यहाँ से देखिए u2 डैश निकाला हमने, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, हम u1 डैश भी निकाल सकते हैं, u2 डैश भी निकाल सकते हैं, कोई भी एक चीज़ निकाल के उसको पुट कर दीजिए। जैसे u2 डैश निकाला, यहाँ पे v2 डैश निकाला, तो इक्वेशन में हम u2 और v2 की वैल्यू रखेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में जो चीज़ आती है वो ये होती है कि देखिए u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 डैश स्क्वायर, v1 डैश यहाँ पे 1 प्लस m1 बाई m2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, u1 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v1 डैश स्क्वायर। सिमिलरली u2 डैश स्क्वायर, u2 डैश इक्वल्स टू v2 डैश। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या आ गया, दोनों का सेम आ गया। जैसे u1 डैश और v1 डैश का मैग्नीट्यूड सेम, u2 डैश और v2 डैश का मैग्नीट्यूड सेम। नाउ अब देखिए इसके आगे क्या करना है, इसके आगे है हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज इन सी फ्रेम डज नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन। मतलब सी फ्रेम में अगर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज अपोजिट टू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये हमने उसमें भी देखी थी बात। तो फॉर 1D कोलिजन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपोजिट टू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये लैब फ्रेम में भी ये अप्लाई होता है और सी फ्रेम में भी यही अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अब 1D इनइलास्टिक कोलिजन देखेंगे। 1D इनइलास्टिक कोलिजन तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है लैब फ्रेम में कि टक्कर होने के बाद, कोलिजन होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो चिपक जाते हैं। तो किस वेलोसिटी से चलेंगे, v वेलोसिटी से चलेंगे। u1 से चल रहा था m1, u2 से चल रहा था m2, ये दोनों की टक्कर हुई, उसके बाद में किससे चलने लग गए, m1 m2 दोनों जुड़ गए और v वेलोसिटी से चलने लगे। देखिए ये कर रखा है यहाँ पे v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और हमने कंसिडर किया क्या, देखिए इजी करने के लिए कैलकुलेशन u2 डैश, u2 को हमेशा हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, रेस्ट पे लेंगे। तो रेस्ट पे लिया, इसको सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास में क्या वेलोसिटी आ गई, v की, v आ गई m1 u1 बाय m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 किस चीज़ से छोटा है, m1 अपॉन m1 प्लस m2 अगर 1 से तो छोटा ही होगा। देखिए m से अगर डिवाइड हो रहा है, m1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, v क्या है, u1 से कम है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, आफ्टर कोलिजन क्या थी, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो v की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया kf इज 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर होगा नीचे, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी आ गई फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का अगर हम रेशियो निकालें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास में क्या थी, हाफ m v1 v स्क्वायर। देखिए ये ऊपर का डिस्कशन है, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास में हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। अगर इन दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, एक पावर,
u1 से u1 पूरा कैंसिल, तो एक पावर कैंसिल, तो क्या बन जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आ जाएगा हमारे पास में। और ये देखिए ये एक्सप्रेशन क्या है, ये है लेस देन 1, तो मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वो हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन हमको बताता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यही चीज़ सी फ्रेम में। तो सी फ्रेम में अगर हम देखेंगे, सी फ्रेम में हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, सी फ्रेम में हो जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 डैश वापस u1 माइनस वी सी, ये हमको एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना है। देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, u1 माइनस वी सी की वैल्यू ये, यहाँ से u1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, u1 डैश की वैल्यू m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और u2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी u2 माइनस वी सी, सिमिलरली u2 माइनस माइनस वी सी। क्यों आई ऐसी, क्योंकि u2 क्या है हमारे पास में 0, तो सिर्फ एक्सप्रेशन किसका आएगा, इसका एक्सप्रेशन आएगा, u1 डैश और u2 डैश आ गया हमारे पास में। अब इसमें एक इजी चीज़ होती है इन इलास्टिक कोलिजन में कि कंपोजिट पार्टिकल बन जाता है, वही m1 और m2 जुड़ जाते हैं। आफ्टर कोलिजन इन सी फ्रेम इज v डैश, तो यहाँ से लॉ ऑफ एलसीएम लगाया हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश m1 प्लस m2 v डैश, यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। देखिए ये आपको मैथ्स करनी पड़ेगी, मैं तो आपको समझा सकता हूँ यहाँ पे, सारी डेरिवेशन तो मैं आपको करके नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जो हार्ड कैलकुलेशन है वो तो मैं पूरी करूँगा, पर इस कैलकुलेशन तो आपको खुद को देखनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, m1 यहाँ से वैल्यू लगाई u1 डैश की, प्लस m2 यहाँ से वैल्यू लगाई u2 डैश की, माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप ये वैल्यूज़ पढ़ने से पहले वीडियो पॉज करके फिर देख सकते हैं। तो m1 प्लस m2 v डैश की वैल्यू क्या आ गई 0, ये देखिए ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो u1 डैश का एक्सप्रेशन है और u2 डैश का एक्सप्रेशन है, दोनों क्या है, m1 और m2 का डिफरेंस है, बाकी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर कैंसिल हो गया तो m1 प्लस m2 v डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मास क्योंकि 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंपोजिट पार्टिकल क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास में पढ़ना बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 2D इलास्टिक कोलिजन की, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 2D इलास्टिक कोलिजन के बारे में जब हम बात करते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया, प्लीज़ ये टॉपिक भी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, ये मेरी PYQ की शीट, ये देखिए 2023 में क्वेश्चन आया था, 2013 में क्वेश्चन आया था। पहले तो ये देखिए, प्रूव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स इन द नॉन रिलेटिविस्टिक रेजिम विद इक्वल मासेस द स्कैटरिंग एंगल विल बी 90 डिग्री। अब स्कैटरिंग एंगल देखेंगे, इलस्ट्रेट योर आंसर विद अ वेक्टर डायग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद वापस ये कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन, एक और ये क्वेश्चन है, देखिए प्रूव दैट द सेपरेशन ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल इज सेम व्हेन ऑब्जर्व्ड इन सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी फ्रेम। ये देखिए सेपरेशन ऑफ टू कोलाइडिंग पार्टिकल सेम व्हेन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम्स, ये भी हमने पढ़ा था। तो ऐसे कोलिजन के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, अ पार्टिकल ऑफ p m1 कोलाइड्स विद another particle q of m2 at rest, the particle p and q at travel at angles theta and phi with respect to derive the expression for maximum value of theta। तो ये स्कैटरिंग एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्कैटरिंग एंगल हम पढ़ने वाले हैं, अभी देखते हैं। देखिए स्कैटरिंग एंगल फाइंड करने के लिए हमको पहले फ्रेम्स बनानी पड़ेगी। कंसिडर कर लेते हैं, ये m1 पार्टिकल है, u1 स्पीड से चल रहा है, ये m2 पार्टिकल है, इसका मैंने बताया u2 हमको क्या लेना है, 0 लेना है, और सिंप्लिसिटी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इनका कहीं पे कोलिजन हुआ किसी पॉइंट पे। आफ्टर कोलिजन ऐसा होता है कि एक पार्टिकल जो है वो चले जाएगा ऊपर, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं, तो अब फिर हमने डायमेंशन सिर्फ सिंगल डायमेंशन था वो छोड़ दिया है। ठीक है, अब हम 2 डायमेंशन में बात करेंगे। ये चले जाएगा पार्टिकल m1, कंसिडर कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल चले जाएगा m2, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, नाउ ये है हमारी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब
ये वाला जो है ये आ जाएगी हमारे पास में लाइन, m1 तो है ही, ये था u1, ये था u2, ये बन जाएगा v1, v1 की डायरेक्शन ये, और ये बन जाएगा v2, v2 की डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ इसका जो एंगल बनेगा, अब ये इस डायरेक्शन में चल रहे थे देखिए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से जब ये ऊपर नीचे कोलाइड होके स्कैटर हुए तो इसका एंगल ऊपर वाला हम मान लेंगे कुछ भी थीटा 1, नीचे वाले का एंगल मान लेंगे थीटा 2। क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि थीटा और फाइव माने, थीटा और फाइव मान लीजिए, यहाँ पे हम थीटा 1 और थीटा 2 लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम रिजॉल्व करें, देखिए इस v2 को रिजॉल्व करें तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट एंगल के पास वाला जो ट्रांसफॉर्म होता है वेक्टर, वो हमारे पास कॉस कंपोनेंट होता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, v2 कॉस ऑफ थीटा 2। ठीक है, और सिमिलरली v1 जब अगर रिजॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, v1 कॉस थीटा 1। ठीक है, ये सिंपल है। अभी हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात बाद में करेंगे, पहले आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ आए, कॉस कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब क्या लगाएंगे हम, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है m1u1 प्लस, अब यहाँ पे आप डैश ले लीजिए, क्यों, क्योंकि डैश ही हम बात कर रहे हैं, नहीं डैश नहीं सॉरी, इसको m1u2 डैश हम लेते हैं सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, अभी हम लैब फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब डायरेक्शन इधर देखिए तो इधर क्या बन जाएगी, m1 किधर रिजॉल्व हुआ, इधर v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। ठीक है, इतना सिंपल है। u2 क्या आ जाएगा 0, m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा। ठीक है, चलिए ये तो आ गया हमारे पास में x कंपोनेंट। अब देखिए y कंपोनेंट निकालते हैं, ये x एक्सिस था, इसको मान लेते हैं x एक्सिस, ये एक्सिस है y एक्सिस। अब y एक्सिस में अगर रिजॉल्व करेंगे तो देखिए इस v का y एक्सिस पे क्या रिजॉल्व होगा, y एक्सिस पे रिजॉल्व हो जाएगा हमारे पास में v1 साइन थीटा 1। ठीक है, थीटा 1 के इधर, और इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v2 साइन थीटा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इनिशियली कोई भी डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे, दोनों पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस प्लेन में या इस डायरेक्शन में, इस डायमेंशन में चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो y कंपोनेंट में, ये x कंपोनेंट था, y कंपोनेंट में इनिशियली मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड पे y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, हमने अगर रिजॉल्व किया तो हमको मिल जाता है m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2। ठीक है, ये मिल जाता है। इसको अगर हम चेंज करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। अब हमारा आधा काम तो हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में समझनी चीज़ है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के हमको क्या मिला है यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या है, ये है देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहाँ पे u2 क्यों नहीं आया, सोचिए क्यों, क्योंकि 0 है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम वापस vc का फॉर्मूला m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, u2 क्या है 0 है, इसलिए ये नहीं होता। फिर वापस देखिए ये थर्ड टाइम ये इक्वेशन रिपीट हुई, आपको ध्यान रखनी है इनिशियल वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या, u1 डैश इज इक्वल्स टू u1 माइनस वी u2 इज इक्वल्स टू माइनस वी, क्यों, क्योंकि u2 क्या है 0 है। ये क्या बनती है u2 डैश इज इक्वल्स टू u2 माइनस वी, u2 क्या है 0, तो u2 इज इक्वल्स टू माइनस वी। आफ्टर कोलिजन v1 डैश सिमिलरली जैसे इनिशियल निकाली वैसे फाइनल, v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस वी, v2 डैश इक्वल्स टू v2 माइनस वी। वापस लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया तो देखो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश m2 v2 डैश। अब ये क्या है, ये तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, क्यों, 0 मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम। देखिए पिछली वीडियो से ये वीडियो कनेक्टेड है,
आपको देखना है जीरो मोमेंटम में रेफरेंस फ्रेम होती है सेंटर ऑफ मास की। चलिए अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश जीरो। यहाँ से वापस हमने u2 डैश की वैल्यू निकाली जैसे हमने पहले किया था, जैसे 1D इसमें किया था, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 1D में u2 डैश की वैल्यू निकाली, u1 डैश की वैल्यू निकाली। ऐसे देखिए u1 डैश u2 डैश, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे u1 डैश u2 डैश और v2 डैश की वैल्यू। अब वापस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लग दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब यहाँ पे ये डायग्राम समझना इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ मास सिस्टम होता है तो पार्टिकल्स इस तरीके से हम देखते हैं आते हुए, सेंटर ऑफ मास की तरफ आते हुए दिखते हैं m1 और m2। कोलिजन के बाद में ये होता है, ये हम इनिशियली ले रहे हैं, ठीक है, ये हम इनिशियली ले रहे हैं कि ये हुआ है कि m1 पार्टिकल आ रहा है और m2 पार्टिकल आ रहा है, दोनों इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। सेंटर ऑफ मास है ये हमारे पास में, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। ये बिफोर कोलिजन की बात है। m1 की वेलोसिटी क्या होगी u1 डैश, m2 की वेलोसिटी क्या होगी u2 डैश। आफ्टर कोलिजन, ये ऊपर बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, यहाँ से पार्टिकल कुछ इस तरीके से स्कैटर हो गए, यहाँ पे एक पार्टिकल चला गया, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल चला गया, m2 चला गया, m1 चला गया, m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 डैश, m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 डैश, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखिए वहाँ पे हमने एंगल अलग लिए थे, यहाँ पे हम एंगल एक ही कंसिडर करेंगे, क्या हो जाएगा थीटा और थीटा, ठीक है, थीटा और थीटा कंसिडर करिए। अब आगे चलें, वापस वही चीज़ें सारी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाफ 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 तो हटा सकते हैं हम, m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश स्क्वायर, ठीक है, हमने कर लिया। इसके बाद क्या होगा हमारे पास में, इसके बाद है हमारे पास में u1 डैश की वैल्यू, u1 डैश की वैल्यू क्या थी, सॉरी u2 डैश की वैल्यू क्या थी, u2 डैश की वैल्यू माइनस m1 बाय m2 u1 डैश, v2 डैश की वैल्यू माइनस m1 बाय m2 v1 डैश, ठीक है। तो सिंपली इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है, तो m1 u1 डैश एज इट इज होल स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश की वैल्यू माइनस m1 बाय m2 u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश की वैल्यू माइनस m1 बाय m2 v1 डैश स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 की एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो नीचे बन जाएगी एक पावर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में m1 स्क्वायर u1 डैश स्क्वायर अपॉन m2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 से m2 एक पावर कैंसिल, क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर अपॉन m2, ठीक है। देखिए m1 u1 डैश स्क्वायर, m1 u1 डैश स्क्वायर इक्वल आ जाएगा m1 u1 डैश स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा 1 प्लस m1 अपॉन m2, ठीक है, सिमिलर है, समझ आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 सॉरी m1 v1 डैश स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस m1 बाय m2, नाउ m1 बाय m2, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो m1 भी कैंसिल हो जाएगा, देखा ही नहीं, क्या बन जाएगा हमारे पास में u1 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या सेम, v1 डैश का और v1 डैश का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है। सिमिलरली u2 डैश का और v2 डैश का मैग्नीट्यूड सेम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये इजी है ना समझना, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है। नाउ अब देखिए कि वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल,
वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल हम कैसे निकालते हैं? स्कैटरिंग एंगल निकालने के लिए हमको tan थीटा कंसिडर करना पड़ेगा, tan का एंगल लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे हम? देखिए वापस अब इसके लिए हमको लैब फ्रेम में जाना पड़ेगा। लैब फ्रेम का डायग्राम क्या था हमारे पास में? इस तरीके का था। इधर V1 है, इधर V2 है, इसमें क्या है V1 cos θ1 θ1 θ2 और V2 cos θ2। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था? V1 sin θ1 V2 sin θ2। ठीक है। नाउ अब हमको रिलेशन पता है V1 डैश का। V1 डैश का रिलेशन क्या होता है? V1 माइनस सी। ये तो देखिए वन डायमेंशन का है। टू डायमेंशन में क्या होगा? टू डायमेंशन में ये हो जाएगा कि इसमें V1 माइनस वी सी, सॉरी V1 माइनस वी सी। टू डायमेंशन में हमारे पास में ये चेंज आएगा। देखिए V1 यहाँ से क्या निकल जाएगा? इस यहाँ से V1 की वैल्यू निकाली हमने। V1 इज इक्वल्स टू V1 डैश प्लस वी सी, V1 डैश प्लस वी सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि कंपोनेंट्स हम यहाँ पे ये किस तरीके से डिवाइड हुआ है। तो कंपोनेंट्स हम किस तरीके से डिवाइड हुए हैं यहाँ से देखिए। इस फिगर पर वापस आते हैं, इधर इधर की बात छोड़ते हैं। इस कंपोनेंट को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ इस डायरेक्शन में, क्या मिलेगा मेरे को? V1 डैश कॉस थीटा। ठीक है, V1 डैश कॉस थीटा। इधर रिजॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा? V1 डैश साइन थीटा। ठीक है। तो इस वाले फिगर में भी जब हमने ये वाला फिगर देखा था, इस फिगर में और इस वाले फिगर में जब रिजॉल्व किया तो हमको ये पता चला कि जो कंपोनेंट फॉर्म है उसमें जो V1 साइन थीटा वन है, ये V1 साइन थीटा वन लैब फ्रेम में है, और V1 डैश साइन थीटा ये है सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है और, ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म V1 साइन थीटा वन, ये लैब फ्रेम में, इस फ्रेम में। तो लैब फ्रेम में V1 साइन थीटा वन और V डैश साइन थीटा ये दोनों क्या है? V1 डैश साइन थीटा, ये क्या है? ये दोनों सेम है। लेकिन V2 साइन थीटा टू, सॉरी V2 कॉस थीटा वन, जो कॉस कंपोनेंट है कॉस थीटा वन, V2 कॉस थीटा वन मतलब इधर वाला कंपोनेंट, सॉरी V1, V2 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी V1 कॉस थीटा वन जो है वो क्या है? वो बन जाएगा V1 कॉस V1 डैश कॉस थीटा प्लस वी सी। अब ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ये हमको DS माथुर में बहुत अच्छे से दे रखी है। इसका मैं आपको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर DS माथुर रेफ़र कीजिएगा। बट सिंपल सा इसमें यही चीज़ है कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम चल रहे थे, जो कोलिजन हुआ था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो लैब फ्रेम में जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में एड अप हो जाएगी। इस डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसमें बता भी देता हूँ आपको। अदर ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है, ये आपको खुद को समझने के लिए है। अगर कोई बहुत ध्यान से कोलिजन पढ़ेगा तो उसको ये खुद खुद ब खुद समझ आ जाएगी ये वाली चीज़ें कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्यों ऐड अप होता है। देखिए ये देखिए, now the y component of final velocity of the first particle being the same in the laboratory reference frame as well as the center of mass frame, we have v1 sin theta 1 is equals to v1 dash sin theta। ठीक है। And since the x components of this velocity differ by v in the two frames of reference, देखिए x component हमारा डिफर कर रहा था, वहाँ पे भी डिफर कर रहा था, यहाँ पे भी देखिए x component ऐसे डिफर कर रहा था। यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, x component डिफर कर रहा था, ये रहा x component। तो x component में एडअप चीज़ें हो रही थी, इस वजह से यहाँ पे क्या है, velocity differ by v in the two frames of reference we have v1 cos theta 1 is equals to v1 dash cos theta plus v। यहाँ पे हमने vc लिया है इसकी जगह, इन्होंने v लिया है। v1 cos theta 1 is equals to v1 dash cos theta plus vc। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan थीटा की वैल्यू में।
टेन थीटा। देखिए टेन थीटा वन कैसे निकलेगा, टेन थीटा वन अगर हम निकालना चाहें तो टेन थीटा वन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो है हमको पता है, बेस कितना है वी वन कॉस थीटा वन, वी वन कॉस थीटा वन। परपेंडिकुलर क्या है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वी वन साइन थीटा वन वही यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, वी वन साइन थीटा वन। वी वन साइन थीटा वन की वैल्यू यहाँ से वी वन डैश साइन थीटा अपॉन वी टू डैश कॉस थीटा वन प्लस वी सी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे हमने निकाली थी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये थी वी सी इज इक्वल्स टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। वी सी थी हमारे पास एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। यू वन की वैल्यू आप बताइए एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, यू वन की वैल्यू यू वन डैश प्लस वी सी, सिंपल। ये अगर नीचे से ऊपर चला गया मास तो एम वन प्लस एम टू वी सी इज इक्वल्स टू एम वन यू वन डैश प्लस एम वन वी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एम वन वी सी प्लस एम टू वी सी इज इक्वल्स टू एम वन यू वन डैश प्लस एम वन वी सी। एम वन वी सी और एम वन वी सी कैंसल, एम टू वी सी इक्वल्स टू एम वन यू वन डैश। वी सी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, वी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में एम वन अपॉन एम टू यू वन डैश। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख। नाउ अभी तो देखना है ये यू वन डैश और वी वन डैश क्या है, इक्वल है। देखिए सिंस हमने अभी रिजल्ट निकाला यू वन डैश इज इक्वल्स टू वी वन डैश, तो यू वन वी वन इक्वल है तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी सी इज इक्वल्स टू एम वन बाय एम टू, एम वन बाय एम टू वी वन डैश। देखिए ये है बहुत टीडियस काम है, मेहनत का काम है, लेकिन है इजी। इसमें बहुत इजी चीज़ें हैं, मतलब आपको सिर्फ सब्सटीट्यूशन और थोड़ी सी एप्लीकेशन देखनी है, बहुत बेसिक्स है। यहाँ पे देखिए कुछ भी मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है कि जो कुछ नया चीज़ हो। ठीक है, मैकेनिक्स में यही है कि आपको सब्सटीट्यूट करना आना चाहिए, लेंदी लेंदी चीज़ें समझना आना चाहिए। ये आप वहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट ये आपको ऐसे रिजल्ट सीखने हैं, वी सी इक्वल टू दिस, टेन थीटा इज इक्वल टू दिस। आपको पूरा डेरिवेशन समझानी नहीं उनको, बस ये वेक्टर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा था। चलिए यहाँ से हम निकाल देंगे टेन थीटा वन इज इक्वल्स टू वी वन डैश साइन थीटा अपॉन वी टू डैश कॉस थीटा वन प्लस वी सी की वैल्यू एम वन बाय एम टू वी वन डैश। ठीक है, नाउ यहाँ देखिए, हाँ ओ सॉरी, दिस इज वन मिस्टेक, सॉरी प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे ये वी वन था, वी वन हम ऊपर से नीचे करते आ रहे थे, ये प्रॉब्लम होगी वी वन डैश, वी वन डैश। नाउ सी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में से वी वन डैश कैंसिल हो जाएगा, वी वन डैश वी वन डैश वी वन डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस वी सी। कॉस थीटा ही अन्नी कॉस थीटा प्लस वी सी, ये आ गया हमारे पास एम वन अपॉन एम टू बाई वी सी। हमने निकाल दी ना वी सी की वैल्यू, तो एम वन अपॉन एम टू, ये आता है हमारी स्कैटरिंग एंगल का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बाद देखिए क्या बचा रह जाता है, वापस स्पेशल केसेस हमको देखने हैं। अगर एम वन इज इक्वल्स टू एम टू, फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल से हैवी है तो टेन थीटा, अगर एम वन ग्रेटर देन एम टू है तो टेन थीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। देखिए एम वन अगर ग्रेटर देन एम टू है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो डिनोमीटर बहुत बड़ा हो गया, डिनोमीटर बड़ा हो गया तो ये चीज़ ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये चीज़ पूरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारी लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी, और थीटा वन हो जाएगा हमारा पाई बाय टू से कम, छोटा। ठीक है, अगर एम वन इक्वल्स टू एम टू है, एम वन इक्वल्स टू एम टू है और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, तो देखिए डिनोमीटर क्या हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो, और कोई भी चीज़ अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो टेन जाएगी, अगर इन्फिनिटी आ गई तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थीटा इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पे, टेन थीटा टेन पाई बाय टू इज इन्फिनिटी। ठीक है, और
अगर m1 लेस देन m2 है तो tan थीटा कैन बी नेगेटिव ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा 1, हर वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल है। अगर लाइटर पार्टिकल कोलाइड होता है इट में बाउंस बैक टू ओरिजिनल पाथ। क्या होता है इसका मतलब, अगर कोई लाइटर पार्टिकल हैवियर पार्टिकल से अगर टकरा चाहे तो वो वापस अपने पाथ पे रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत हैवी पार्टिकल से कोई लाइट पार्टिकल आके टक्कर आया तो उसका जो स्कैटरिंग होगी वो पूरा वापस उसी पाथ पे रिवर्स भी होके जा सकता है। जैसे अगर हम इसको देखें तो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल है ये, हैवी पार्टिकल है ये, अगर इन दोनों के बीच में स्कैटरिंग हुई, ठीक है, स्कैटरिंग, तो ये वापस इसी पाथ पे बैक कर सकता है, थीटा इसका वापस उल्टा हो सकता है, सेम पाथ पे ये रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी स्कैटरिंग एंगल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बता रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही पूछ रहा था, प्रूव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स इन द नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन विद इक्वल मासेस द स्कैटरिंग एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब ये देखिए इलास्टिक ऑफ टू पार्टिकल्स विद इक्वल मासेस, हमने ये m1 इक्वल्स टू m2 वाला ही पढ़ाया था केस। तो आपको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल निकालना है। ये थोड़ा सा समझा देना कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है टू डायमेंशन में उसके बेसिक्स आपको बताने हैं कि बेसिक्स क्या हैं इसके, और उसके बाद में आप डायरेक्ट यहाँ टेन थीटा से कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये वेक्टर डायग्राम बनाना है आपको, और इस वेक्टर डायग्राम के बाद में आपको ये m1 इक्वल्स टू m2 वाला केस लिखना है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और ये क्वेश्चन है, अ बॉल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल सच दैट आफ्टर कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन एंड द स्पीड ऑफ बॉल्स आफ्टर द कोलिजन इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन। अब आपको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी। देखिए इलास्टिक कोलिजन है तो हो भी सकती नहीं, इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन पहले आपको वो देखना है। उसके बाद आपको स्पीड ऑफ द बॉल्स निकालनी है। ये 2D इलास्टिक कोलिजन का, 2D कोलिजन का ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड दे रखी है और इसके बाद में एंगल दे रखा है थीटा, ईच बॉल मेक्स एंगल एंगल, मतलब थीटा दोनों क्या है, सेम है, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट हमने जो एनर्जी, हम जो एक्सप्रेशन निकाले थे वेलोसिटीज़ के, वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का है, लेकिन हमको पढ़ना पूरा पड़ता है, सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ पूरी पढ़नी पड़ेगी, तब इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द क्लास। आज काफ़ी क्लास लंबी रही है तो आप आराम से देखिएगा इस क्लास को, और वापस हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रॉकेट मोशन पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास, रॉकेट मोशन पढ़ने वाले हैं हम। तो पूरा रॉकेट मोशन की डेरिवेशन होगी। एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क पढ़ने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क उसका कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ने वाले हैं, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसी तरीके से स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय हैवी न्यूक्लियस, इसकी भी हम डेरिवेशन देखेंगे। और देखते हैं अगर PYQ में कोई चीज़ अगर रहेगी इस टॉपिक से। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का एक ये क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, और कुछ PYQs भी हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ले लेंगे, हम कंसिडर कर लेंगे, PYQs सॉल्व करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चलिए।